बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात, नमस्कार। आज हम पुनः छंदों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। छंद के विषय में आपको पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं, तो छंद की कुछ जानकारियाँ आपको पूर्व में दी जा चुकी हैं और शेष रही जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो छंद के जो लक्षण आपको यह माता राजभान शलगा आपको बता दिया जा चुका है और यगण मगण रगण इनके विषय में भी आपको जानकारी दे चुके हैं और इसके अतिरिक्त जो मात्राएं हैं लघु गुरु उसके विषय में भी आपको बतलाया जा चुका है। लघु वर्ण के लिए आई खड़ी रेखा का चिन्ह होता है और दीर्घ वर्ण के लिए जो चिन्ह होता है वो एस के अनुसार चिन्ह होता है और लघु के लिए 1 मात्रा और दीर्घ के लिए 2 मात्राओं का विधान किया गया है। और इन मात्राओं से हम श्लोक के अंतर्गत स्वरांकन करते हैं कि इसमें किस प्रकार का कौन सा छंद है, कितने वर्ण हैं और कितने वर्णों का ये छंद है। इसकी गणना के लिए हम उन अक्षरों का अंकन करते हैं। इसलिए हम आज आपको उसी कड़ी में जोड़ते हुए शेष कुछ नियम हैं उनके विषय में भी बतलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले छंद का स्वरूप जो आपको बताया जा चुका है। छंद का स्वरूप। छंद का स्वरूप प्राय साहित्य रचना में, जो भी साहित्य रचना होती है हमारी गद्य पद्य चंपू, वैसे तो ये 2 विधाएं हैं गद्य पद्य चंपू। इन 2 विधाओं में होती है, कोई विशेष रचनाएं होते हैं तो उनको गद्य और पद्य दोनों को मिला करके जो चंपू रचनाएं भी रची जाती हैं। प्राय हमारा गद्य और पद्य से यहाँ पर पद्य के विषय में हम जानकारी लेंगे। तो पद्य रचना, पद्य की जो रचना होती है वो गद्य की जैसे नहीं होती। चाहे जितने शब्द, चाहे जितने वर्ण हमने किसी वाक्य में पिरो दिए, लंबे लंबे वाक्य बना दिए, लेकिन पद्य में एक निश्चित मात्राओं के अनुसार किसी छंद में हमें उस पद्य को बनाना पड़ता है, बनाया जाता है। तो पद्य की रचना छंद में होती है और जिसमें यति है, गति है और लय से समन्वित जो पद्य रचना होती है वो छंद कहलाती है। जिसमें यति हो, कहाँ पर रुकाव है, गति हो, कहाँ पर प्रवाह है और लय, उसमें सहज स्वर वाचन भी हो। ऐसे नहीं कि बेसुरा हो, उसमें कोई ना कोई संगीत की लय, स्वर तंत्रिकाएं हमारे कंठ के द्वारा निसृत होती हैं। किस छंद में उसकी कितने वर्णों के अनुसार उसकी लय है, तो ये यति, गति और लय के अनुसार इन समन्वित जो पद्य होते, पद्य रचनाएं होती हैं वो छंद कहलाती है। छंद से तात्पर्य आवरण से है, आच्छादन से, जिसे हम ढकना, ढकने से मतलब और प्रवाह होना, केवल उसका मतलब आच्छादन है, ढकना है, आवरण है। और छंद के द्वारा रचना को इस प्रकार उसको बांध दिया जाता है जिससे वह बिखरने से बच जाती है। अर्थात कहने का भाव है
कि छंद एक ऐसा माध्यम है पद्यात्मक रचना का कि वो उस छंद में बिखर नहीं पाए और उन छंद के वर्णों में सीमित कर दिया जाता है और भाव अर्थ भी वही निकलता है। इसलिए वो जो पद रचना है वो बंध जाए, बिखरे नहीं, जिसके लिए हम छंद की आवश्यकता महसूस करते हैं। तथा छंद के कारण ही रचना का सहस्वर पाठ करते समय हमें लय का भी अनुभव करते हैं। यदि हम लय नहीं होगी, सहस्वर वाचन नहीं करेंगे, तो सहस्वर वाचन करने के लिए हमें वर्णों की निश्चितता जरूरी है और वर्णों की निश्चितता नहीं होगी तो हमारा सहस्वर वाचन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि जो साहित्य रचना में गद्य और पद्य में हमारी जो रचनाएं होती हैं, पद्यात्मक रचनाओं में हमारे बिखर नहीं पाए पद्यात्मक रचना, उसके लिए हमें आवरण छंद को हमें लाना पड़ता है, उसके वर्णों में उसके शब्दों को बांधना पड़ता है और जिसके कारण वो छंद कहलाता है। और छंद को यति, गति और लय के अनुसार हम उसको अनुभव करते हैं, इसलिए छंद का काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। अब छंद के घटक। छंद के घटक जो कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं अभी कि यति, गति और लय। इसमें 3 शब्द दिए हैं, यति, गति और लय। ये छंद के प्रमुख घटक माने गए हैं। यति का अर्थ होता है रुकना। जैसे कोमा लगा दिया हमने, कोमा के बाद में हम फिर गति पकड़ना चाहते हैं तो फिर प्रवाह, गति लेते हैं। और लय का मतलब है उसको सहस्वर वाचन करना, अर्थात सहस्वर पाठ करना। तो ये छंद के प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर यति, गति और लय का अर्थ है कि यति और गति के समुचित प्रयोग और समन्वय से छंद से जो गुण उत्पन्न होता है वह लय है। और लय के कारण ही किसी कविता का पाठ सुनने में मनोहारी लगता है और पाठ का गायन भी आकर्षक हो जाता है। अर्थात वह जो गायन होता है, गीति होती है, उसके गान से उसका जो पद्यात्मक छंदों में जो रचना है वो बहुत ही आकर्षक और मन को भावने वाली, मन को मन भावन बन जाती है, हमारे हृदय को स्पर्श कर जाती है और हम भी उसके साथ साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। तो छंदों में ही रचना के विषय में ये प्रमुख घटक बताए हैं। अब यहाँ पर हमने ए, ई और री जो वर्ण होते हैं, ए, ई, ओ और री, ये जो वर्ण हैं वो लघु होते हैं, लघु होते हैं। नंबर 2, किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। यहाँ पर किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर
अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। जैसे हंस, हंसी में है के बाद चंद्र बिंदु, हंसी में है के बाद चंद्र बिंदु है तो यह गुरु नहीं माना जाएगा। नंबर 3, हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। जैसे श्रीमंत शब्द में हलंत न के पहले मैं वर्ण मैं है जो कि गुरु होगा, जो कि गुरु वर्ण में परिगणित होगा। न में स्वर नहीं है, न में स्वर नहीं है, अतः न की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। न की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। नंबर 4, छंद का विभाजन। छंद का विभाजन, यहां पर छंद का विभाजन के विषय में हम थोड़ा सा रचना कर इसकी वो विषय में देखेंगे
कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पद में 4 चरण होते हैं। और इनको पाद या पद भी कहा जाता है। और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। और पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। छप्पन या कुंडलिया जैसे छंदों में 6 चरण होते हैं। छप्पन या कुंडलिया जैसे छंदों में 6 चरण होते हैं। दोहा और सोरठा जैसे छंदों में 2-2 चरण भी एक पंक्ति में लिखे जाते हैं। दोहा और सोरठा जैसे छंदों में दो दो चरण भी एक पंक्ति में लिखे जाते हैं। एक पंक्ति में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार छंद के विषय में हमने आपको जो जानकारी दी है वो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।